हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने साहित्य की इस मंच पर, जहां आज हम आत्मकथा का दूसरा भाग लेकर आए हैं। इससे पहले के भाग में हमने आत्मकथा देखी थी, ये भाग 2 इससे पहले देखिए। ये देखिए भाग 1, इसका हमने एक वीडियो बना दिया जिसमें भाग 1 में 30 प्रश्नों का वन लाइनर स्वरूप हमने आपको दिया था। और इसके बाद आज हम लेकर आए हैं इसका दूसरा भाग। ये बहुत महत्वपूर्ण आत्मकथाएं हैं और मानिए, यकीन मानिए, इससे बाहर आत्मकथा से कुछ भी प्रश्न नहीं पूछेगा, चाहे वह यूजीसी नेट की परीक्षा हो, चाहे टीजीटी पीजीटी या फिर अन्य किसी राज्य की परीक्षा हो। जो ये आत्मकथाएं हम आपको 2 भागों में उपलब्ध करा रहे हैं। इसके बाद हम लाएंगे महिला आत्मकथा लेखिका और दलित आत्मकथा। तो जितना भी हम आत्मकथा का कंटेंट आपके लिए लेकर आएंगे, परीक्षा में उससे ज़रूर से ज़रूर प्रश्न आएगा और उससे बाहर परीक्षा में आने की कोई भी संभावना नहीं है। हम आपको यहाँ महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन उपलब्ध कराते हैं वन लाइनर सीरीज़ में, जिससे कि आपके भी समय की बचत हो और अभ्यास भी होता चले। तो आप चाहे जहाँ पढ़ रहे हों, पर यहाँ एक बार अपना अभ्यास ज़रूर करिए। और हमारा यह प्रयास प्रारंभिक प्रयास है, तो आपसे अनुग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए देखते हैं अपनी आत्मकथा के दूसरे भाग की लगी हुई महत्वपूर्ण आत्मकथाओं के बारे में, जो कि सन 1950 के बाद की आत्मकथाएं हैं। तो प्रथम क्वेश्चन है इसका, अशोक वाजपेयी जी की आत्मकथा का क्या नाम था? तो अशोक वाजपेयी जी की आत्मकथा का नाम है पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज, और ये आत्मकथा 2003 में प्रकाशित है। हम यहाँ पे सभी आत्मकथाओं के लगभग आपको सन भी उपलब्ध कराएंगे, जिससे कि उस सन के साथ आप याद करें। और बहुविकल्पीय सीरीज़ यदि आपको पसंद है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, तो हम बहुविकल्पीय रूप में लाएंगे, पर अभी हमको ये शॉर्ट रूट ज़्यादा सरल लग रहा है। और अगला प्रश्न है, मैंने मांडू नहीं देखा किसकी आत्मकथा है? तो मैंने मांडू नहीं देखा स्वदेश दीपक जी की आत्मकथा है। यह आत्मकथा भी 2003 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न, विष्णु प्रभाकर जी की आत्मकथा का क्या नाम है तथा यह कितने भागों में है? तो विष्णु प्रभाकर जी जो कि हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण लेखक हैं, और आपने जो विष्णु प्रभाकर जी ने शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी की आत्मजीवनी लिखी थी आवारा मसीहा, वह तो आपके जो हिंदी साहित्य में योगदान है उसमें मील का पत्थर साबित हुई और आपकी ख्याति का आधार भी हुई। और आपकी उस रचना ने शरद चंद्र चट्टोपाध्याय को कहीं बहुत अधिक महत्वपूर्ण रूप में प्रतिष्ठित भी किया है। और वैसे भी आप बहुत अच्छे उपन्यासकार और नाटककार रहे हैं। तो आपकी आत्मकथा 3 भागों में आपने लिखी है, देखते हैं। और आपने 2004 में ही 3 भाग लिखे। पहला भाग है पंखहीन, दूसरा भाग है मुक्त गगन में, और तीसरा है पंछी उड़ गया। तो इसको बड़े आराम से आप इसकी ट्रिक बना सकते हैं कि पंखहीन पंछी मुक्त गगन में उड़ गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और ये 2004 में ही 3 भाग प्रकाशित हुए। यहाँ 4 गलती से मिस छूट गया, यहाँ पे 4। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4, कन्हैया लाल नंदन की आत्मकथा का क्या नाम है? तो कन्हैया लाल नंदन जी ने अपनी आत्मकथा 2 भागों में लिखी। पहला भाग था एक अंतहीन तलाश, ये 2007 में, और दूसरा भाग कहाँ कहाँ से गुजरा, ये भी 2007 में प्रकाशित हुआ। 5वां प्रश्न है, भूतलेन की कथा नामक आत्मकथा के लेखक कौन है? तो भूतलेन की कथा नामक प्रसिद्ध आत्मकथा ये यहाँ का एक्स्ट्रा हो गया है, ये हो जाता है टाइप करते करते, ये टाइपिंग मिस्टेक है। आत्मकथा के लेखक हैं तोताराम सानाढ़े जी की आत्मकथा है भूतलेन की कथा। अगला प्रश्न, रेत पर खेमा नामक आत्मकथा के लेखक कौन है? तो रेत पर खेमा नामक आत्मकथा के लेखक हैं प्रसिद्ध लेखक जाबिर हुसैन जी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, नंद चतुर्वेदी जी की आत्मकथा का क्या नाम है? तो नंद चतुर्वेदी जी की आत्मकथा है अतीत राग। और इसमें से बहुत सी जो समकालीन आत्मकथाएं हैं उनको हमने गूगल से सर्च करके ढूंढ के लिखा है। जो आज 2000 के बाद की जो समकालीन आत्मकथाएं हैं, जो लेखक लिखे हैं, वो सब भी हमने यहाँ पर संकलित करने का प्रयास किया है। और जहाँ तक हो सका है हमने ढूंढ कर सारे आत्मकथा लेखकों को यहाँ पर संग्रहित किया है। तो यदि आप इसको मन लगाकर पढ़ लेंगे और जो भी नहीं आता है उसको एक संक्षिप्त सा नोट बना लेंगे, तो मेरा विश्वास है कि आपको कहीं दूसरी जगह आत्मकथा के लिए भटकना नहीं पड़ेगा।
चलिए देखते हैं। 60 वर्ष एक रेखांकन नामक आत्मकथा प्रसिद्ध आत्मकथा के लेखक कौन है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आत्मकथा है जिसके लेखक है सुमित्रानंदन पंत जी, और ये 1900 में पैदा हुए थे, और 60 वर्ष यानी कि ये जब 60 वर्ष के थे 1960 ईस्वी में आत्मकथा ये लिखी गई। और अगला प्रश्न, राजकमल चौधरी ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी? तो राजकमल चौधरी ने अपनी आत्मकथा भैरवी तंत्र के नाम से लिखी। यहाँ लिखी होना चाहिए, लिखा हुआ है। अगला प्रश्न, रामदरस मिश्र ने अपने 5 भागों में प्रकाशित आत्मकथा को बाद में किस नाम से संकलित करके प्रकाशित करवाया? तो रामदरस मिश्र ने पहले अपनी आत्मकथा को 5 भागों में प्रकाशित किया था, बाद में उन सभी को मिलाकर एक जगह एक शीर्षक से सहचर है समय शीर्षक से 1991 में प्रकाशित करवाया। तो इनके 5 भाग हमने यहाँ पे दिए हैं। देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। रामदरस मिश्र ने अपनी 5 भागों में प्रकाशित आत्मकथा को सहचर है समय शीर्षक से 1991 ईस्वी में प्रकाशित करवाया। उनकी आत्मकथा 5 भागों में निम्नलिखित रूप से है। पहला भाग है जहाँ मैं खड़ा हूँ, दूसरा भाग है रोशनी की पगडंडियाँ, तीसरा भाग है टूटते बनते दिन, चौथा भाग है उत्तर पथ, 5वां भाग है फुर्सत के दिन। तो इसको चाहे वो किसी एक भाग को देकर भी पूछ सकता है किसकी आत्मकथा है, या फिर सहचर है समय पूछ सकता है। तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर तैयार करिएगा, ये महत्वपूर्ण आत्मकथाओं में से है। अगला प्रश्न है, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ नामक आत्मकथा के लेखक कौन है? तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण आत्मकथा है, डॉक्टर राजेंद्र यादव जी की आत्मकथा मुड़ मुड़ कर देखता हूँ। उन्होंने अपनी आत्मकथा यह 2001 में लिखी गई है। यहाँ पे सन लिखना भूल गए, क्षमा करिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, देहरी भाई विदेश नामक आत्मकथा किसकी है? तो देहरी भाई विदेश किसी एक लेखक की आत्मकथा न होकर इसमें राजेंद्र यादव ने अर्चना वर्मा व बलवंत कौर के सहयोग से 20 लेखिकाओं के आत्मकथ्य का संपादन सन 2005 में किया। यानी इसमें 20 लेखिकाओं के आत्मकथ्य को उन्होंने देहरी भाई विदेश के नाम से एक जगह संग्रहित किया, और यह 2005 में किया गया है। तो यह किसी एक लेखक की आत्मकथा नहीं है। अगले प्रश्न को देखते हैं। मेरे जीवन के अनुभव नामक आत्मकथा के लेखक कौन है? तो संतराम बीए, इन्होंने मेरे जीवन के अनुभव नाम से आत्मकथा लिखी। पहले के ज़माने में लोग जब बीए या एमए पास कर लेते थे तो अपने नाम के आगे बीए या एमए लिखने लगते थे, बहुत महत्व होता था इन डिग्रियों का। मेरी जीवन धारा नामक आत्मकथा के लेखक कौन है? यहाँ नामक होना चाहिए, नमक नामक आत्मकथा। यहाँ आगे मात्रा लगा। मेरी जीवन धारा नामक आत्मकथा के लेखक हैं यशपाल जैन। इन्होंने 1987 ईस्वी में अपनी आत्मकथा लिखी, और बताते चले कि एक यशपाल हैं, यशपाल जी ने अपनी आत्मकथा लिखी है। यशपाल जी दूसरे लेखक हैं और ये दूसरे लेखक हैं। यशपाल जी की आत्मकथा दूसरी, मैंने आगे के भाग में यशपाल जी की आत्मकथा का नाम भी दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15, गर्दिश के दिन शीर्षक से किसने आत्मकथा लिखी? तो गर्दिश के दिन शीर्षक से सन 1980 में कमलेश्वर ने हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के 12 रचनाकारों के आत्मकथाओं का संपादन किया। यानी कि यह कमलेश्वर जी की संपादित आत्मकथा, इस शीर्षक से गर्दिश के दिन से उन्होंने 12 रचनाकारों की आत्मकथाओं को एक जगह मिलाकर संपादित किया है। और अगला प्रश्न, अपनी धरती अपने लोग शीर्षक से अपनी आत्मकथा किसने संकलित किया? तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण आत्मकथा है। अपनी धरती अपने लोग शीर्षक से अपनी आत्मकथा 3 भागों में रामविलास शर्मा ने सन 1996 ईस्वी में प्रकाशित करवाया। उनकी आत्मकथा के तीनों भाग इस प्रकार हैं। पहला भाग है मुंडेर पर सूरज, दूसरा भाग है देर सवेर, तीसरा भाग है आपस की बातें। और आपसे हम पुनः यह निवेदन करेंगे कि आप अगर काम में भी व्यस्त हैं तो मोबाइल से लीड लगाकर या हेडफोन के माध्यम से आप काम करते करते बस सुनते जाइए। ये सब बहुत छोटे छोटे टॉपिक होते हैं जो आपको याद भी हो जाएंगे, और हर परीक्षा में 2 या 3 प्रश्न आएंगे और 2-3 नंबर आपको दिलाएंगे, जो 2-3 नंबर से आप हज़ारों बच्चों से आगे या पीछे हो सकते हैं। तो आत्मकथा भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसके बाद हम लाएंगे महिला आत्मकथा और दलित आत्मकथा, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक हैं। महिलाओं की आत्मकथा भी बहुत कम है और दलित आत्मकथा भी बहुत ज़्यादा स्तर पर नहीं लिखी गई हैं। तो हम दोनों को मिलाकर एक ही टॉपिक बनाएंगे। 20-30 प्रश्न या जितने भी प्रश्न बनेंगे हम ढूंढ के समकालीन जो महिला लेखिका हैं उन सब की भी आत्मकथा लाने का प्रयास करेंगे। पर आपसे यही निवेदन है कि आप
एक कमेंट तो कर ही सकते हैं, प्लीज़ कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारा भी थोड़ा सा उत्साहवर्धन हो। आप बड़े बड़े चैनलों में पैसा देकर पढ़ते हैं, वहाँ पढ़ते रहिए, पर अभ्यास यहाँ भी एक बार कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। बसंत से पतझड़ तक नामक आत्मकथा के लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ त्यागी। रविंद्रनाथ त्यागी ने अपनी आत्मकथा सन 2005 ईस्वी में बसंत से पतझड़ तक शीर्षक से प्रकाशित की। क्वेश्चन 18, मेरे दिन मेरे वर्ष नाम से अपनी आत्मकथा किसने लिखी? एकांत। तो इसका उत्तर क्या है? एकांत श्रीवास्तव ने मेरे दिन मेरे वर्ष नाम से सन 2009 में अपनी आत्मकथा प्रकाशित की। इसमें से कुछ संस्मरणात्मक आत्मकथाएं भी हैं जिसमें लेखक ने अपने जीवन का संक्षिप्त वर्णन किया हुआ है। अगला प्रश्न प्रसिद्ध आलोचक व लेखक अखिलेश जी की आत्मकथा किस नाम से है? तो अखिलेश जी, जो कि तद्भव पत्रिका के संपादक भी हैं, की आत्मकथा सन 2001 में वह जो यथार्थ के नाम से प्रकाशित हुई। अगला प्रश्न, मिथिलेश्वर जी की आत्मकथा का क्या नाम है? तो प्रसिद्ध लेखक मिथिलेश्वर ने अपनी आत्मकथा 3 भागों में प्रकाशित की। इनकी आत्मकथा का प्रथम भाग है पानी बिच मीन प्यासी, 2010 में आई। और कहाँ तक कहें युगों की बात, ये दूसरा भाग, ये 2012 में आया। और तीसरा भाग है जाग चेत कुछ करो उपाय, ये 2015 में आया। अगला प्रश्न, आलोचक का आकाश नाम से अपनी आत्मकथा किसने लिखी? तो इसका उत्तर है आलोचक का आकाश नाम से मधुरेश जी ने 2011 में अपनी आत्मकथा लिखी। यानी आलोचक का आकाश आत्मकथा के लेखक हैं मधुरेश। इनकी आत्मकथा आई है 2011 ईस्वी में। अगला प्रश्न, ये सब समकालीन है। नरेंद्र मोहन ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी? तो नरेंद्र मोहन ने कमबख्त निंदर नाम से अपनी आत्मकथा लिखी। इनकी आत्मकथा 2 भागों में है। प्रथम भाग है कमबख्त निंदर और दूसरा भाग शायद अभी हमने इसका उल्लेख नहीं किया है, हम आपको उसको बता देंगे। 2013 में इन्होंने लिखा है इसको। कितनी धूप में कितनी बार नामक आत्मकथा के लेखक कौन है? तो सन 2013 में महीप सिंह ने कितनी धूप में कितनी बार नाम से अपनी आत्मकथा लिखी। यहाँ लिखी हो गया, लिखी। क्वेश्चन नंबर 23, नरेंद्र कोहली जी ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी? तो इसका उत्तर है नरेंद्र कोहली ने अपनी आत्मकथा आत्मस्वीकृति के नाम से सन 2014 ईस्वी में लिखी। और यदि आपका कोई सुझाव है तो आप हमें अवश्य ही बताइएगा, हम आपके सुझाव के अनुसार ही कार्य करने का प्रयास करेंगे, तो आप सुझाव अवश्य दीजिएगा। और अगला प्रश्न देखते हैं, मेरा मुझ में कुछ नहीं नामक आत्मकथा के लेखक कौन है? तो इस आत्मकथा के लेखक है रमेश उपाध्याय जी। रमेश उपाध्याय जी ने सन 2013 में अपनी आत्मकथा मेरा मुझ में कुछ नहीं नाम से लिखी। 2013 में इनकी आत्मकथा आई। अगली बहुत ही महत्वपूर्ण आत्मकथा अस्ति और भवती। अस्ति और भवती नामक आत्मकथा के लेखक कौन है? तो अस्ति और भवती के प्रसिद्ध आलोचक व लेखक विश्वनाथ तिवारी जी ने अपनी आत्मकथा अस्ति और भवती के नाम से 2014 ईस्वी में लिखी। अगला प्रश्न, हरदर्शन सहगल की आत्मकथा का क्या नाम है? तो हरदर्शन सहगल जी ने, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, 2014 में ही डगर डगर पर मगर नाम से अपनी आत्मकथा लिखी। अगला प्रश्न, धीरेन्द्र आस्थाना जी की आत्मकथा का क्या नाम था? तो इनकी आत्मकथा का नाम था जिंदगी क्या जिया, और ये 2017 में आई है, प्रकाशित हुई है। अगला प्रश्न, सागर के इस पार से उस पार तक नामक आत्मकथा के लेखक कौन थे? तो सागर के इस पार से लेकर उस पार तक आत्मकथा के लेखक कृष्ण बिहारी मिश्र जी हैं। सन 2008 में यह आत्मकथा प्रकाशित हुई। अगला प्रश्न नंबर 29, जोखिम नामक आत्मकथा के लेखक कौन है? तो यह हृदयेश जी की आत्मकथा है। प्रश्न नंबर 30, प्रसिद्ध आत्मकथा अर्धकथा के लेखक कौन है? ये एक थी अर्धकथानक, जिससे आत्मकथा का प्रारंभ माना जाता है, जो कि 1641 ईस्वी में बनारसी दास जैन के द्वारा पद्यात्मक रूप में ब्रज भाषा में लिखी गई। और यह है अर्धकथा, जिसके लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र, और यह 1887 ईस्वी में लिखी गई। और इसका नाम उन्होंने अर्धकथा इसलिए रखा क्योंकि उन्होंने स्वयं कहा कि मैं अपने जीवन के कुछ पहलुओं को ही आत्मकथा में रखता हूँ और समस्त जीवन को मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहता। तो इस तरह हमने देखा बहुत महत्वपूर्ण आत्मकथाएं जो कि
हमारे पाठ्यक्रम में थी। यह आत्मकथा का जो टॉपिक है यह सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। वैसे हमारे चैनल में मुख्य रूप से JRF नेट के लिए तैयारी कराई जाती है, पर कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो सामान्य रूप से सभी परीक्षाओं के लिए बराबर महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें आता है हिंदी साहित्य का इतिहास। और ये जो विधाएँ होती हैं, छोटी छोटी विधाएँ, बड़ी बड़ी विधाएँ, ये सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी हैं। सिर्फ UGC नेट का जो इकाई 6 से लेकर 10 तक का भाग है वो मुख्य रूप से नेट के पाठ्यक्रम में लगा हुआ, बाकी एक इकाई 1 से लेकर जो 4 तक का भाग है वो सभी परीक्षाओं के लिए लगभग सामान्य रूप से उपयोगी है। और जो 5 से लेकर 10 तक का भाग है वो भी सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, क्योंकि उसमें उपन्यास, कहानियाँ, नाटक, निबंध आदि जो लगे हुए हैं वो उतना ही दूसरी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी हैं जितना नेट के लिए। तो ये सब टॉपिक समाप्त होने के बाद हम पुनः नेट की लगे हुए पाठ्यक्रम पर आएंगे। तब तक के लिए हम आप लोगों से विदा लेते हैं और यही कहेंगे चलते चलते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से बताइए और हमारा उत्साहवर्धन करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, मित्रों में शेयर करिए। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद।